हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आज हम शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे और जिस शिक्षण विधि के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है आगमन विधि। आगमन विधि शिक्षण भर्ती की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम हो। जो फ़िलहाल रीट का एग्ज़ाम आ रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये विधि है। आपको जो भी पर्टिकुलर शिक्षण विधियां हैं उसको पढ़ने के लिए आप खुद एक शिक्षक बनकर सोचिए, तभी आप शिक्षण विधि का जो क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने आप को शिक्षक की भूमिका में लाते हुए अगर शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो इसका बहुत अधिक फ़ायदा हमें पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी लोगों से भी इसे शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स आपको कैसे लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आगमन विधि। आगमन विधि होती क्या है? देखो, आगमन विधि को इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। इनका मतलब किसी चीज़ को लेना। ठीक है, आगमन विधि का आप सीधा सा माइंड में ये रखना, किसी भी चीज़ को समझकर जो हम पढ़ रहे हैं ना, किसी भी चीज़ को समझकर जो हम पढ़ रहे हैं वो होगा आगमन विधि। और वो हम समझ किस चीज़ से रहे हैं? हम कोई उदाहरण से हम समझ रहे हैं, हम किसी किसी प्रयोग के द्वारा हम उसे समझ रहे हैं। वो अलग अलग तरीके के हमने तथ्य देखे और फिर हमने कोई पर्टिकुलर निष्कर्ष पर पहुँचे, तो वो सभी जो चीज़ें हैं वो आगमन विधि के द्वारा आगमन विधि के अंतर्गत आएगी। तो आगमन विधि का जो जनक है वो कौन है? अरस्तु है इसका जनक। यह विधि हमें उदाहरण से नियम की ओर आगे बढ़ने की क्रिया के बारे में बताती है। मतलब इस विधि में सबसे पहले आपको उदाहरण दिया जाएगा और फिर उसका क्या किया जाएगा? नियम सत्यापित किया जाएगा। जैसे कि पर्टिकुलर एक बालक है, ये बालक रोज़ क्या खाता है? एप्पल खाता है। ठीक है, रोज़ ये एप्पल खाता है। एप्पल खाता है, इसे रोज़ इस एप्पल का स्वाद कैसा लग रहा है? थोड़ा सा खट्टा लग रहा है। इसने एप्पल खाया खाया खाया, मतलब ये बहुत दिनों तक एप्पल खाता रहे। तो फाइनली ये किस निष्कर्ष पर पहुंचेगा? ये बोलेगा कि ये जो मैं एप्पल खा रहा हूँ ये स्वाद का खट्टा है। मतलब इसने बहुत दिनों तक इस चीज़ को किया और फिर ये पर्टिकुलर उस तथ्य पर पहुँचा। ऐसे ही अगर हम क्लासरूम की बात करें तो मान लिया कि कोई टॉपिक है, वो कोई पर्टिकुलर जो टीचर है वो गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा रहा है या घर्षण के बारे में पढ़ा रहा है या कोई भी केमिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा रहा है या वेदर जो भी हो सब्जेक्ट। अगर मान लिया जैसे ग्रेविटेशन के बारे में वो बात कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण की वो बात कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपने हाथ में जो पेन है उसको नीचे गिराएगा। ठीक है, तो उस हाथ में जो पेन उसे छोड़ देगा वो नीचे गिरेगा। और कोई बॉल उसने छोड़ी वो भी नीचे गिरेगी। किताब ली वो भी नीचे गिरेगी। तो उसने क्या बोला कि जो भी चीज़ मेरे हाथ से छोड़ रहा हूँ वो कहाँ जा रही है? वो नीचे जा रही है। तो इसका रीज़न क्या है कि पृथ्वी क्या करती है? चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो मैंने क्या किया? बहुत सारे एग्जाम्पल्स उनको बताए और उन एग्जाम्पल से उस पर्टिकुलर जो भी स्टूडेंट है उसके माइंड में ये सेट हो गया कि ये किस वजह से हो रहा है। तो एग्जाम्पल से जो हम समझते हैं, एग्जाम्पल से हम नियम की तरफ जो बढ़ते हैं, वही आपके क्या कहलाती है? आगमन विधि कहलाती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इंडक्टिव मेथड इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आगमन विधि के लिए कौन कौन से शिक्षण सूत्रों का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, कि जो हम उदाहरण दे रहे हैं वो सारे विशिष्ट हैं। हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे उदाहरण उसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये विशिष्ट की श्रेणी में आएगा। और सामान्य की उससे एक नियम हो गया कि मैंने अलग अलग चीज़ें गिराई, नीचे की तरफ वो गिरी, तो उससे एक जो स्टेटमेंट निकल के आया कि पृथ्वी किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल है जिसके द्वारा चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब उदाहरण तो मैंने बहुत सारे दिए, लेकिन उसका जो निष्कर्ष है वो एक ही लाइन में आपके पास आ गया। बात करें उदाहरण से नियम की ओर, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है ज्ञात और अज्ञात की ओर, कि हम उदाहरण देख रहे हैं, हमारे प्रत्यक्ष रूप से उसे हम देख रहे हैं। ठीक है, हमें उस चीज़ के बारे में पता है कि मैंने पेंसिल डाली तो नीचे ही गिरेगी, मैंने बॉल डाली तो मैंने नीचे ही गिरेगी, मैंने आम खाया है तो उसका स्वाद कैसा है, मैंने एप्पल खाया है तो उसका स्वाद कैसा है।
ठीक है, मोटर चल रही है तो मोटर पानी को ऊपर की तरफ भेज रही है, तो मतलब हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं, फिर उसका जो अज्ञात है कि उसके पीछे का जो हिडन रीज़न है उसके पास तक हम पहुंचते हैं। तो ये ज्ञात से अज्ञात की तरफ की विधि है। नेक्स्ट हम बात करें स्थूल से सूक्ष्म। देखो स्थूल मतलब होता है बड़ा, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। तो जो हम उदाहरण दे रहे हैं वो उदाहरणों की संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा। एक ही उदाहरण से नॉर्मली कभी कभी नहीं समझ में आता है, बहुत सारे उदाहरण हमें वहाँ पर प्रस्तुत करने होते हैं। तो यहाँ पर ये स्थूल हो जाएगा, उदाहरण जो हम दे रहे हैं एक बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी। और सूक्ष्म जो हमने नियम स्थापित कर दिया कि पृथ्वी अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तुओं को खींचती है, तो ये क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। सूक्ष्म उसका रूप हो गया, छोटा उसका रूप हो गया। तो ये किससे, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ कार्य करती है। नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त। देखो ये वर्ड दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। मूर्त का मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है वो मूर्त होता है, ठीक है, और जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, वो आपके होगा अमूर्त। वो क्या होगा, अमूर्त। जो हम फैंटेसी है, ठीक है, जो अकल्पनीय होता है ना कि ऐसा नहीं हो सकता और हम उसके बारे में सोच रहे हैं, हम बादलों में उड़ रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ऊपर स्वर्ग लोग है, नरक लोग है, तो दीज आर अमूर्त। ठीक है, ये अमूर्त कंडीशन में आएगा। ये हमें नहीं पता, हमने देखा नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में, ये एब्स्ट्रैक्ट है। और मूर्त है वो कॉन्क्रीट है। तो जो उदाहरण हमने दिए उसका हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन किया गया, हमने जो प्रयोग किया वो हमने खुद ने किया, ठीक है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जो स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं वो क्या है, वो अमूर्त है, ठीक है। वो जो निष्कर्ष निकला है वो कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट है, वो अमूर्त है। तो आई होप आपको ये सभी शिक्षण सूत्र है बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एनसीएफ 2005 में किन 2 सूत्रों को प्रयोग में लिया गया है इनमें से, तो आप ध्यान रखना, एक तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, एक मूर्त से अमूर्त की ओर। ये जो नियम है, ये 2 जो सूत्र हैं, इनको एनसीएफ 2005 में अपनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आगमन विधि के विभिन्न पद कौन कौन से हैं। तो देखो आगमन विधि मैंने कहा स्टार्टिंग में कि उदाहरण देंगे, पहले हम उदाहरणों से किसी भी पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो पहला जो पद होगा इसके अंदर वो होगा उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, ठीक है, कि मैंने पेन गिराया, बॉल गिराई, बुक गिराई और भी बहुत सारी चीज़ें, बोतल गिराई, ठीक है, सब नीचे पृथ्वी पर। तो मैं सबसे पहले उदाहरण को प्रस्तुत करूँगी विद्यार्थी के सामने। दूसरी चीज़ आएगी वो है उदाहरण का निरीक्षण, कि बच्चे उस उदाहरण से देखेंगे कि हाँ भाई सर ने या मैम ने पेन गिराया तो वो भी नीचे गया, बॉल गिराई तो भी नीचे गई, बुक गिराई तो भी नीचे गई, मतलब सबका आउटकम क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। तो वो उसको निरीक्षण करेंगे, उसके बारे में सोच विचार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर जो हमने प्रस्तुत किया, जो हमने निरीक्षण किया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो पर्टिकुलर नियम निकला है उसका सामान्यीकरण करेंगे, नियम देंगे, मतलब इसे हम नियमीकरण भी कह सकते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर नियम आ जाएगा और लास्ट में नियम का सत्यापन हो जाएगा। अलग अलग परिपेक्ष्य पे हम बहुत सारे और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर करेंगे। तो ये चारों पॉइंट आप अच्छे से कर लेना। यहाँ पर सीक्वेंस भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले प्रस्तुतिकरण, उसके बाद में निरीक्षण, उसके बाद में सामान्यीकरण और लास्ट में आएगा सत्यापन। अब है हर एक शिक्षण विधि के आपको गुण भी देखने हैं, आपको दोष भी देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आगमन विधि के गुणों के बारे में। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर किस पर फोकस किया जा रहा है, यहाँ पर जो भी बच्चा है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से बाल केंद्रित विधि है। इसमें बालक को केंद्र बनाया गया है, बालक की समझ के अकॉर्डिंग हम उसको उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि पहली क्लास के बच्चे को मैं 12वीं क्लास के एग्जाम बच्चे की जैसा क्या दे दूँ, मैं एग्जाम्पल दे दूँ, ठीक है। तो बच्चे के बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर को देखते हुए हम उसको क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ये मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है। यहाँ मनोविज्ञान के सभी नियमों का एक तरीके से पालन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें तो यह विधि करके सीखो सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। तो हमने पहले काम किया और फिर हम कोई निष्कर्ष पर पहुँचे, हमने उदाहरण दिए, हमने प्रयोग दिए, हमने तथ्य पढ़े और उसके बाद में हम क्या करें, किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। इस विधि के द्वारा बालक में क्या होता है, चिंतन का। वो सोचता है कि भाई बुक गिरी, पेन गिरा, पेंसिल गिरी, क्यों गिरी,
भाई नीचे ही क्यों गिरी, ऊपर क्यों नहीं गिरी, एक जगह सस्पेंड क्यों नहीं हो गई, तो उसके अंदर चिंतन करने का विकास होता है, वो सोचने समझने लग जाता है, तर्क करने लग जाता है। नेक्स्ट, इससे समस्या समाधान के गुणों का विकास होता है। तो समस्या अगर किसी व्यक्ति के पास आ गई है तो वो भी क्या करेगा, उस समस्या के सभी पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करेगा, देखेगा कि भाई ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम मुझे आई तो क्यों आई, मैं इसको किस तरीके से आगे सॉल्व कर सकता हूँ। तो समस्या समाधान के जो गुण हैं वो भी इसी विधि के द्वारा क्या होते हैं, विकसित होते हैं। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से देख लेना कि ये एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि गणित शिक्षण के जो अंक गणित वाला जो विषय है, कि अंक विधि होता है ना, जो इक्वेशंस बनाने वाला होता है, राम की आयु उसकी आयु से इतनी ज़्यादा बड़ी है, 4 साल बाद में उसकी आयु कितनी होगी, एक व्यापार को शुरू किया, उसमें स्टार्टिंग में ए ने इतने पैसे लगाए, बी ने इतने लगाए। तो ये अंक गणित जो सब्जेक्ट है ना, उसकी टीचिंग के लिए बेस्ट मेथड है, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले हमें अच्छे से सोचना पड़ेगा और उसके बाद में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर किसी उस पर पहुँचेंगे। बात करूँ मैं बीज गणित की, अलजेब्रा की, तो यहाँ पर भाई सीधा सा हम तो क्या सर्व समीकरण आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, तो वो निगमन विधि में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रारंभिक कक्षाओं के लिए, कि छोटे छोटे बच्चों को जो हम उदाहरण से बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है उनको, तो छोटे बच्चों के लिए भी ये क्या होगी, एक तरीके से अच्छी विधि ये होगी। दूसरी, इससे क्या होगा, परिश्रम करने की आदत का विद्यार्थी के अंदर विकास होता है, वो क्या करता है, मेहनत करना सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगमन विधि के दोष के बारे में। दोष क्या है, देखो सबसे बड़ा दोष इसका ये है कि अगर हम किसी एक ही चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सिलेबस तो हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, और हम उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, टाइम बहुत कंज्यूम होता है। 1 घंटे की या 40 मिनट की जो क्लास है, उस क्लास में अगर हम उदाहरण और सब कुछ दे रहे हैं, तो हमारा जो सिलेबस है वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, किसी भी शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वो कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है तो वो आगमन का भी यूज़ करे और वो निगमन का भी यूज़ करे। जहाँ उसे लगे कि मुझे आगमन विधि यूज़ करनी है, उसे आगमन यूज़ करनी है, और जहाँ उसे पता है कि सिर्फ नियम से सब कुछ हो जाएगा, बच्चे समझ जाएंगे, वो निगमन विधि का यूज़ करे। तो एक शिक्षक के लिए ये दिमाग में विधि होनी चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए। और क्वेश्चन के हिसाब से भी आप याद रखना, अगर पूछा जाए कि एक शिक्षक को कक्ष में अध्ययन करवाते समय कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए, आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन व निगमन दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन सी ही होगा कि आगमन भी करो निगमन भी करो, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा दोष क्या है कि इसमें समय बहुत लगता है, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता है। बड़ी क्लास के बच्चे जो हैं 11th 12th जो माध्यम जो कि क्या हो गया हायर लेवल के जो स्टूडेंट हैं, उनमें इस विधि से क्या होगा, उनके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होगी, क्योंकि कुछ हद तक वो इतने सारे उदाहरण अब तक समझ चुके हैं। अब उन्हें आगे ज़्यादा हायर स्टडीज़ की ज़रूरत है, वो किसी भी फैक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जो पर्टिकुलर टीचर है उसे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, भाई अलग अलग उदाहरणों के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर वो विद्यार्थी के सामने उसका प्रदर्शन करेगा, तो शिक्षक को बहुत ज़्यादा इसमें परिश्रम करना पड़ता है। दूसरा, सहायक संसाधनों का यहाँ अभाव है कि पर्टिकुलर कोई चीज़ मुझे समझानी है, किसी को एक्सप्लेन करना है, तो मुझे जो जो चीज़ें उसके लिए चाहिए मेरे को वो मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, तो कई बार नहीं मिल पाती है, तो संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट, जो भी प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं उनके अंदर, जो बालक होते हैं उनके अंदर निरसता, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं ना इस चीज़ को, कि मैंने कोई चीज़ समझाई तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा वो तो एक बार में समझ जाएगा, और जो औसत वाले होंगे उनमें मुझे ज़्यादा टाइम, और जो औसत से नीचे वाले हैं उनको मुझे और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो नॉर्मली जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, वो जो बालक हैं, उनके लिए ये विधि कारगर नहीं होती है, उनको इसमें क्या होता है, निरसता होती है, वो बोर होने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इससे संबंधित जो भी पुस्तक है उनमें इसका अभाव है, लेकिन फ़िलहाल में जो एनसीईआरटी की जो बुक चल रही है उसमें एग्जाम्पल भी बहुत सारे, बहुत आपने कभी पढ़ी हो तो नोटिस किया होगा कि साइड में कॉलम बने रहते हैं और उसमें पूछा जाता है कि ऐसा हो तो कैसे करना है, वैसा हो तो कैसा करना है। नेक्स्ट, तो ये हमने आज आगमन विधि के बारे में पढ़ा। आगमन विधि क्या है, उसके कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं, कौन कौन से उसके गुण हैं, उसके दोष क्या हैं और उसके कौन से
पद हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको विधि अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से मैं कोशिश करूँगी कि आपको सभी शिक्षण विधियों के बारे में डिटेल में अच्छे से समझा सकूँ, क्योंकि शिक्षण विधि किसी भी शिक्षक जो भर्ती है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं। अभी रीट की मैं बात करूँ तो हर एक सब्जेक्ट, जैसे चाहे आपकी हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे मैथ है, चाहे साइंस है या फिर एसएसटी है, वहाँ पर जो टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन हैं उनका जो रेशियो है वो ज़्यादा है। तो टीचिंग मेथड आपने अच्छे से कर लिया, पैडागोजी आपने अच्छे से कर लिया, तो आपका जो कंपटीशन है उसमें जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।